चलिए रामायण के उस अहम मोड़ पर चलते हैं जहां एक सलाहकार की बुद्धिमानी और एक राजा के अहंकार के बीच सीधी टक्कर होती है। ये वो पल है जिसने एक पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी कहावत से शुरुआत होती है उस कहानी की। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टी दिशा में काम करने लगती है। ये चेतावनी थी जो उस दरबार में दी गई जो खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। सोने की नगरी लंका में माहौल एकदम तनाव भरा है। राजा रावण के दरबार में खलबली मची हुई है क्योंकि राम की सेना समंदर पार कर चुकी है और दरवाजे पे दस्तक दे रही है। युद्ध तय है। दरबार में आत्मविश्वास से ज्यादा तो अहंकार गूंज रहा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लंका तो अभेद्य है, उसे कोई भेद नहीं सकता और उनके राजा को तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन हर कोई इस घमंड में शामिल नहीं था। रावण का अपना ही भाई विभीषण सामने आया और उसने हाल की घटनाओं की याद दिलाकर सबको सच्चाई का आईना दिखाया। अब विभीषण आगे आते हैं, सिर्फ एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई के नाते। वो एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाते हैं जो नैतिकता और समझदारी का था, शांति का रास्ता। विभीषण के पूरे तर्क का जो आधार था वो था नीति का सिद्धांत, मतलब सही और गलत का फर्क समझना। वो अपने भाई से कह रहे थे कि सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को बहुत ही साफ तरीके से स्टेप बाय स्टेप सामने रखा। उन्होंने याद दिलाया कि इस झगड़े की शुरुआत हमारी गलती से हुई है और इस तबाही से बचने का एक ही सम्मानजनक रास्ता है। और यहीं विभीषण चापलूसी के खतरे के बारे में बताते हैं। उनका कहना था कि सच्ची सलाह वही है जो ईमानदार हो, फिर चाहे वो सुनने में कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे। तो अब देखते हैं कि रावण इस सीधी सच्ची सलाह का जवाब कैसे देता है। तर्क से नहीं, अपने घमंड से। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। रावण ऐलान करता है कि ताकतवर जो करे वही सही है। इस एक लाइन में वो नैतिकता के सारे नियम खारिज कर देता है। बात का जवाब बात से देने के बजाय रावण अब सीधा विभीषण पर ही हमला कर देता है। राज्य को बचाने की सलाह को वो एक व्यक्तिगत धोखा करार देता है। रावण के लिए पीछे हटना कायरता थी, लेकिन विभीषण की सलाह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। असली हिम्मत आखिर है क्या? सामने दिख रहे खतरे से आंखें मूंद लेना? अब ये बहस सिर्फ बातों तक नहीं रहती, अब ये बदल जाती है शारीरिक हिंसा और अपमान में। ये वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। गुस्से में रावण अपने ही भाई को लात मारता है और उसका मुकुट पूरे दरबार के सामने जमीन पर जा गिरता है। ये एक गहरा अपमान था। और इस आखिरी फरमान के साथ रावण ने सिर्फ सलाह को ही नहीं ठुकराया बल्कि सलाहकार को ही अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब दरबार में सिर्फ वो लोग बचे थे जो उसकी हाँ में हाँ मिला सकें। तो अब राज्य से निकाले जाने के बाद विभीषण एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है। अब उसका कर्तव्य क्या है जब उसका राजा ही विनाश का रास्ता चुन चुका हो? यही वो सवाल था जो विभीषण को हल करना था। उसकी असली वफादारी किसके साथ है, अपने भाई के साथ या अपनी प्रजा के साथ? इस मुश्किल घड़ी में वो अपनी माँ से सलाह लेते हैं और उनकी माँ इस फैसले को एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। वो कहती हैं कि ये धोखा नहीं है बल्कि निर्दोष लोगों को राजा की जिद से बचाने का एक बड़ा कर्तव्य है। इस सलाह के बाद विभीषण का रास्ता एकदम साफ हो जाता है और एक पुरानी भविष्यवाणी सच होने की कगार पर आ जाती है। अब उसका फैसला सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं रहता बल्कि नियति का हिस्सा बन जाता है। उसका जाना अपने वंश को बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। लंका छोड़ने से पहले विभीषण अपने भाई से कहता है कि ये रिश्ता उसकी वजह से नहीं बल्कि रावण के कर्मों की वजह से टूटा है। भरे दरबार में अपमानित होना मौत के बराबर है और उस लिहाज से वो अब अपने भाई के लिए मर चुका है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी लीडर का अहंकार सब कुछ तबाह करने पर तुल जाए तो सच्ची वफादारी किसके साथ होनी चाहिए? उस लीडर के साथ या उन उसूलों के साथ जिन्हें वो लीडर तोड़ रहा है?